राम राम सबको। तो सिटीजनशिप ख़त्म कैसे होती है? भारत की सिटीजनशिप किसी की अगर छीननी है, टर्मिनेट करनी है, लॉस मतलब छीन लेनी है किसी सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है भारत में? तो निम्न तरीके हैं। नंबर 1, रिनंसिएशन, मतलब खुद छोड़ दिया हमने सिटीजनशिप। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद सिटीजनशिप छोड़ देता है ना, तो उसके जो छोटे छोटे चुनु मुनु बच्चे हैं ना, माइनर 18 साल से कम, उनकी भी सिटीजनशिप अपने आप चली जाती है। हाँ, कल परसों जब ये चुनु मुन्नू 18 साल से ऊपर के हो जाएंगे, वो भारत में आकर दोबारा से भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो बड़े नहीं होते, उनके माँ बाप ने अगर भारत की सिटीजनशिप छोड़ दी है, रिनंशिएट कर दी है, तो उन चुन्नू मुन्नी की भी चली जाएगी। ठीक है, तो सिटीजनशिप छोड़ दी मतलब रिनंशिएट कर दी। दूसरा तरीका टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, आप जैसे ही किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं तो भारत की सिटीजनशिप आपकी कैंसिल, रद्द। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है, भारत में ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, यानी कि भारत में कैसा कंसेप्ट है? भारत में है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। सिंगल सिटीजनशिप अलाउ करता है, ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते हम लोग। ड्यूअल सिटीजनशिप विदेशों के लिए भी एप्लीकेबल है। हम भारत के बंदे ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ली तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट, खत्म, टाटा बाय बाय, अपने आप कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये। और दूसरा, हमारे देश में हम हिमाचल के नागरिक नहीं है, हम बंगाल के नागरिक नहीं है, हम वेस्ट बंगाल के या पंजाब के नागरिक नहीं है, हम सब क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। हमारे पास हिमाचल का सिर्फ क्या होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। हिमाचल के हम सिटीजन नहीं है, हम हिमाचल के डोमिसाइल हैं, हम यहाँ रहते हैं। तो भारत जो है अपने राज्य के अंदर हुई राज्यों की सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। एक सिर्फ जम्मू कश्मीर एक्सेप्शन था। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप मिलती थी, लेकिन मोदी जी ने उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी सिर्फ और सिर्फ भारत की सिटीजनशिप है, अपने स्टेट की सिटीजनशिप भारत में नहीं होती। इसका उल्टा जैसे यूएसए है, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। वहाँ पे कैलिफोर्निया का है कोई बंदा, अगर कोई बंदा जैसे टेक्सास का है, तो उनके पास अपने राज्य की भी सिटीजनशिप होगी और देश की तो होगी, तो ड्यूअल सिटीजनशिप होती है यहाँ पे। भारत में लेकिन सिंगल सिटीजनशिप है। क्वेश्चन ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता है कि भारत ने ये जो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया है ये कहाँ से लिया है? तो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया चोरी किया हम लोगों ने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चोरी किया है सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया। तो ये क्वेश्चन जो सोर्स से क्वेश्चन आता है कि सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया भारत में कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है ये ब्रिटेन से। और ये समझ गए आप लोग कि कैसे ख़त्म हो रही है। पहली वाली में तो हम खुद छोड़ रहे हैं, दूसरी वाली में अपने आप बाई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। थर्ड, डेप्रीवेशन, सरकार ले लेगी आपसे। आपने आपकी ये सिर्फ किन के एप्लीकेबल है? रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन वालों को, जिनको भारत ने सरकार ने सिटीजनशिप दी है, उनकी सिटीजनशिप भारत सरकार वापस छीन सकती है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, सीमा हैदर जो अभी अपने सच्चे प्यार के लिए पाकिस्तान से भाग कर आई है, तो उसको अभी तक सिटीजनशिप तो मिली नहीं। उसको सिटीजनशिप कब मिलेगी? पहले तो उसको शादी करनी पड़ेगी उस बंदे से, उसके बाद 7 साल उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद जाके अगर वो 7 साल भारत में रह जाती है तब अप्लाई कर सकती है वो भारत की सिटीजनशिप के लिए। फिर होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि इसको देनी है कि नहीं देनी है, वो फिर होम मिनिस्ट्री की डिस्क्रिप्शन होती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से उसको मिल सकती है, हाँ, रजिस्ट्रेशन से मिलेगी उसको। ठीक है, तो और अदनाम स्वामी जिसको नेचुरलाइजेशन से मिली है, अदनाम स्वामी को, तो इन दोनों की सिटीजनशिप जा सकती है बाद में। अदनाम स्वामी को तो मिल गई है, सीमा हैदर को भी मिली नहीं है। अदनाम स्वामी को भी मान लो कल परसों पता चलता है कि वो भी जासूस है, तो उसकी भी सिटीजनशिप जा सकती है। तो डेप्रीवेशन, 3 तरीके से भारत की सिटीजनशिप जा सकती है: रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। इन तीनों को रट्टा मारो जिंदाबाद। क्यों? अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो इतना सा पूछेंगे आपसे कि भारत में कितने तरीकों से सिटीजनशिप का लॉस होता है या टर्मिनेट होता है, तो रिनंसिएशन से, टर्मिनेशन से और डेप्रीवेशन से। जय श्री राम। बाकी समझ आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद। अच्छा, तो ये मेन मुद्दे हैं। इसके बाद कुछ एक अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे सिटीजनशिप एक्ट में, जैसे एक 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था। ठीक है, CAA बहुत न्यूज़ में था, बहुत न्यूज़ में। ठीक है, तो जैसे उस समय के टिकटॉक चलते थे, तो टिकटॉक पे ये वीडियो वायरल होते थे कि CAA जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को देश से बाहर निकाल देंगे। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे, क्या नाम तो उस जगह का, क्या नाम था, जगह का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे थे, बुर्के वाली महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, और फिर उस पर उसने अनुराग ठाकुर ने एक बयान भी दे दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ठीक है, तो उस पर भी बवाल हुआ था। तो कुल मिला के उस समय बहुत इशू चला था ये CAA का मुद्दा, कि भारत में ये CAA कानून जो है भारत में मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। तो एक्चुअल में सब झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था। 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो क्या करता था, उसने 3 देश चिन्हित किए थे
3 देश थे, कौन कौन से थे? एक तो था पाकिस्तान, एक था बांग्लादेश और एक था अफगानिस्तान। तीनों इस्लामिक राष्ट्र है। इस्लाम यहाँ पे स्टेट रिलीजन है, स्टेट का जो धर्म है वो इस्लाम है। भारत में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। भारत का प्रेम्बल भारत को सेकुलर स्टेट घोषित करता है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक देश है, यहाँ पर हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और जैन और पारसी यानी कि जो भी नॉन मुस्लिम है, जो भी काफिर है, उनके साथ अत्याचार होता है, सबको पता है। अभी कल परसों पाकिस्तान में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया बंदों ने। क्यों? वो भी मतलब क्यों पता है उन्होंने रीज़न क्या दिया कि बोला हमारी बंदी चली गई, बोला सीमा हैदर उधर, उस हिंदू ने पटा ली हमारी बंदी, तो हम बदला कैसे लेंगे? बोला हम हिंदुओं को मंदिर तोड़ देंगे सिंध में। देखो कितना दिमाग है इन लोगों के पास, वाह वाह ग्रेट। तो ऐसे दिमाग वाले लोग हैं वहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में। तो सबको पता है कि वो लोग अपने माइनॉरिटीज़ के साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो 2019 का सिटीजनशिप एक्ट था ना, वो सिर्फ इन 3 देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ में कौन? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियंस, इन लोगों को भारत की सिटीजनशिप देता था। वो भी सिर्फ किन को? जो दिसंबर 2014 से पहले, 14 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके रह रहा है। 2014 के बाद नहीं, 2014 से आके भारत में रह रहा से पहले, 2014 से पहले भारत में रह रहा है। दिसंबर 2014 से पहले मतलब भारत में आ गया था, अब वो भारत में रह रहा है। उनको मिलेगी भारत की सिटीजनशिप। वो भी किस वे में? वो मिलेगी उनको, उन्होंने ये जो तीसरा कंडीशन थी ना, नेचुरलाइजेशन वाली, ये जो कंडीशन थी नेचुरलाइजेशन, इसमें ढील दी थी इनको। हमने क्या बोला था कि पिछले 14 साल में 12 साल वो भारत में रहना चाहिए ना, इन्होंने इस टाइम पीरियड को कम करके 6 साल के अराउंड कर दिया था कि 5 या 6 साल अगर भारत में रहता है कोई ऐसा व्यक्ति जो इन 3 देशों से आया था दिसंबर 2014 से पहले और भारत में रह रहा है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। और दूसरा एक इन्होंने इस एक्ट के तहत उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट घोषित नहीं, इलीगल माइग्रेंट जो उनका स्टेटस था ना, वो भी रिवॉक कर दिया था कि वो लोग इलीगल माइग्रेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप है वो इलीगल माइग्रेंट को नहीं मिलती। इसलिए अगर वो इलीगल माइग्रेंट होगा तो उसकी जो इलीगल माइग्रेंट का स्टेटस है वो कैंसिल करके उसको एक इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। बस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन आए थे, उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। अच्छा, इस पे क्वेश्चन 2019 में थे, उस साल तो 2020 में तो हर एग्जाम में आए, इस साल या अगले साल भी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2019 में CAA एक्ट आ तो गया था और इस एक्ट से किसी मुसलमान को भारत से बाहर नहीं निकाला गया। बस सिर्फ जो इन 3 देशों, जो इस्लामिक कंट्रीज से हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन और पारसी आए थे और क्रिश्चियन आए थे, उन्हें भारत की रजिस्ट्रेशन दी गई, भारत की सिटीजनशिप दी जानी थी नेचुरलाइजेशन के तरीके से। और नेचुरलाइजेशन की जो शर्तें हैं ना, उसमें ढील दी गई इस एक्ट के तहत, बस, और कुछ नहीं किया। तो इस एक्ट को अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया। बाय द वे, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2024 अभी इलेक्शन होंगे ना, इलेक्शन से थोड़ा सा पहले दिसंबर जनवरी हवा बनानी पड़ती है इनको भी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम हवा बनाएंगे तभी वोट मिलेगा। तो CAA के जो बहुत मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि दिसंबर आते आते, जनवरी आते आते ना, CAA को इम्प्लीमेंट किया जाएगा भारत में। और उस समय फिर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इतने आ सकते हैं कि कितने देशों को छूट दी गई, कितने देशों के माइनॉरिटीज़ के लिए, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज़ यानी कि जो वहाँ के नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए है। और कितने रिलीजन कवर है इसमें? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट 3, जैन 4, पारसी, क्रिश्चियन 6 रिलीजन याद रखने हैं। और ये 3 देश याद रखने हैं जहाँ के लोगों को, और एक कट ऑफ डेट दिसंबर 2014 से पहले के बंदों को भारत में सिटीजनशिप दी जाएगी और उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा। किसके तहत? 2019 के अमेंडमेंट के तहत। अब किस एक्ट में अमेंडमेंट किया इन्होंने? उसी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ही अमेंडमेंट किया इसने, ठीक है। नया कानून नहीं बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला ही है, उसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरू में जो पेपर होने वाले होंगे उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो 11 साल की जगह 6 साल कर दिया इन लोगों का टेन्योर। अब यहाँ पे देखो 11 क्यों लिखा हुआ है, मैंने वैसे आपको 12 बताया था। क्यों? क्योंकि कि पिछले 14 में से 12 साल वो भारत में रहना चाहिए। इन्होंने 11 इसलिए लिखा है ना, क्योंकि 1 साल जो कंपलसरी वाला था ना, मैंने आपको इंक्लूड करके बताया था कि कंपलसरी जो लास्ट का 1 साल है ना जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें तो आप भारत से बाहर जाने ही नहीं चाहिए, मतलब, ठीक है। तो उसको हटा के इन्होंने 11 बताया, मैंने उसको इंक्लूड करके 12 बताया था, ठीक है। तो इसको 12 को हटा के 11 को हटा के कितना कर दिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन 2019 में 6 साल सिर्फ किन के लिए? इन 6 धर्मों के लोगों को जो इन 3 कंट्रियों से आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और दिसंबर 2014 से पहले के होने चाहिए वो भारत में रह रहे, ठीक है जी। और अब तक लागू नहीं किया गया है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, देखो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पूरे देश का सिर्फ एक बार बना है 1951 में। तो इसमें क्या होता है, कौन व्यक्ति उस समय की रजिस्टर जो जिन व्यक्तियों का नाम उस समय रजिस्टर में है ना, वो भारत के सिटीजन होंगे, और उनके चुन्नू मुन्नू जो हम आज हैं, हम भी सिटीजन होंगे भारत के। ठीक है, तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सिर्फ एक बार बना है आज तक भारत में, 1951। क्वेश्चन भी यही आएगा आपसे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या पूरे भारत का एक से ज़्यादा बार बना है? तो नहीं, सिर्फ एक बार बना है 1951 में। ठीक है, तो अभी 1-2 साल पहले 2019-20 में ना ये एनआरसी भी बड़ी न्यूज़ में था। उसका कारण पर ये नहीं है भारत में, उसका कारण भारत वो जो एनआरसी है ना पूरे भारत की नहीं थी जो न्यूज़ में थी, वो एनआरसी न्यूज़ में थी सिर्फ कहाँ की? सिर्फ और सिर्फ आसाम की। ठीक है, तो कहाँ दिया हुआ है वो? यहाँ पे नहीं दिया है, कहाँ दिया है? ये दिया इधर। देखो आसाम में क्या हुआ था ना, जब 1970 के दशक में, 1960 और 70 के दशक में, मैंने बताया था ना, बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत ज़्यादा घुस गए थे भारत में, और मैक्सिमम जो ज़्यादा घुसे थे लोग कहाँ घुसे थे? 1970 में। क्यों? आसाम जो है बाउंड्री शेयर करता है उधर बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश से घुस गए सारे बंदे उधर आसाम में। ठीक है, अब देखो वेस्ट बंगाल में तो चलो उस समय पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और अभी ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती बांग्लादेशी घुसपैठियों से। क्यों? क्योंकि वो उनका वोट बैंक तैयार हो जाता है, उनको वोट दे देते हैं। लेकिन आसाम के लोगों को फिक्र थी अपने कल्चर की, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, मुद्दा उठाया। तो एक ऑल आसाम स्टूडेंट एसोसिएशन, इन लोगों ने बहुत उस समय विद्रोह किया कि भाई साहब ये क्या है, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने तो आसाम के तो हम बचे ही नहीं, हमारी लैंग्वेज हमारा कल्चर सब खतरे में आ गया है। तो उस समय जब इन्होंने विद्रोह किया ना, तो उसके बाद एक कट ऑफ डेट डिसाइड की गई 25 मार्च 1971। तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस और ये न्यूज़ में रहता है, ये कट ऑफ डेट क्या है आसाम में सिटीजनशिप के लिए, एनआरसी के लिए? जो 25 मार्च 1971 से पहले आए हैं ना बांग्लादेशी, वो आसाम के नागरिक माने जाएंगे या भारत के नागरिक माने जाएंगे, उसके बाद वाले नहीं माने जाएंगे। 25 मार्च 1971। और इसको चेक करने के लिए एनआरसी हुई थी आसाम में 2019 में, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से हुई थी, बाय द वे, सरकार ने नहीं करवाई थी। ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन सिर्फ आसाम के लिए हुआ है 2019 और 20 में। पूरे भारत के लिए कब हुआ था? 1951 में हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ कभी भी, 1951 के बाद। ठीक है, एनआरसी पूरे देश की सिर्फ 1951 में हुई है, उसके बाद नहीं हुई है। और आसाम के लिए जो कट ऑफ डेट है 25 मार्च 1971 के पहले बंदे वाले जो आगे हैं वो भारत और आसाम के बंदे होंगे, उसके बाद के जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको सिटीजनशिप से बाहर निकाल दिया 2019 में। खरे कोई 19 लाख समथिंग है वैसे, इतने जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, बोला नहीं तुमको नहीं देंगे हम सिटीजनशिप, उनका नाम नहीं है एनआरसी के अंदर अब। ठीक है, अभी वहीं पर रह रहे हैं वो, बाहर तो नहीं निकाला हम लोगों ने, पर सिटीजनशिप वोट नहीं दे सकते हैं वो लोग। अच्छा, और आपने क्या याद रखना है सिटीजनशिप से रिलेटेड, ओवरसीज सिटीजनशिप का कार्ड देता जाता है। देखो किसको मिलता है ये कार्ड? जैसे कई लोग जैसे जो भारत की सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, जैसे मैं, हाँ इसको एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अपना, ये है अक्षय कुमार भाई साहब। अक्षय कुमार जो है ना, ये भारत का सिटीजन नहीं है। अक्षय कुमार है जिसकी मूवी आ रही है अभी, OMG 2 भी आने वाली है। ठीक है, तो अक्षय कुमार भारत का सिटीजन नहीं है, ये कनाडा का सिटीजन है। अब इसने जैसे ही कनाडा की सिटीजनशिप ली ना, इसकी भारत की सिटीजनशिप टर्मिनेट होगी। ऊपर हमने बोला था ना, जैसे ही दूसरे देश की सिटीजनशिप लेते हैं, भारत की सिटीजनशिप टाटा बाय बाय हो जाती है। तो ये भारत में कैसे रहता है, फिर कैसे काम करता है? इसको OCI कार्ड दिया हुआ है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना, पूरे सारे बेनिफिट मिलते हैं। बस वो लोग क्या कर सकते हैं, वो भारत में वोट नहीं दे सकते, भारत में कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकते, खेती के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते। इसके अलावा वो भारत में बिजनेस कर सकता है, और लाइफ लॉन्ग उनको मल्टीपर्पज़ एंट्री वीज़ा मिलता है उनको, जितनी मर्जी बार, पूरा लाइफ लॉन्ग मल्टीपर्पज़। एक बार मतलब अक्षय कुमार जितनी मर्जी बार भारत से बाहर जा सकता है, भारत से अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास OCI कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाला कार्ड है उसके पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं करता ना, तो इसलिए हम लोगों ने कंसेशन दिया हुआ है कि ठीक है, तो आप लोग बाहर जाके बस तो गए हो, लेकिन आपको अभी भी भारत में आपके रिश्तेदार होंगे, आपको भारत में बिजनेस होगा। जैसे अक्षय कुमार भारत में बिजनेस कर रहा है, जॉब करता है, फिल्में बनाता है, तो ठीक है, तो उसके लिए उसको ओवरसीज सिटीजनशिप OCI कार्ड दे दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसे सुंदर पिचाई है, गूगल का CEO है, ठीक है, उसको भारत में आना, तो ठीक है उसके पास भी होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास OCI का कार्ड होगा। मल्टीपर्पज़ फ़ायदे, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता है, HES में क्वेश्चन आया था एक लास्ट टाइम कि OCI कार्ड के फ़ायदे क्या होते हैं। तो फ़ायदे ये हैं, एक तो क्या, वो मल्टीपर्पज़ मतलब वो भारत में बिजनेस कर सकता है, भारत में और भी बहुत काम कर सकता है, अपना फिल्में बना सकता है अक्षय कुमार की तरह, और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर सकता है। मल्टीपर्पज़, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, और उनका लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है उनको, रेस्ट ऑफ योर लाइफ के लिए। ऐसे वीज़ा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वगैरह के लिए दिया जाता है। लाइफ लॉन्ग वीज़ा सिर्फ OCI कार्ड होल्डर को दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये आसाम वाला बताया मैंने। हाँ, एक और आपको याद रखना है, एक NRI क्या होता है? NRI ये भी पूछते हैं। NRI
नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन उस बंदे को बोलते हैं ना एनआरआई, जो एक साल में 182 दिन भारत से बाहर रहता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई घर वाला है, जैसे बहुत सारे होते हैं हिमाचल में, ऊना ऊना वगैरह से, ठीक है, इधर इवन हमीरपुर बिलासपुर, हमीरपुर के तो नहीं पर ऊना सबसे ज़्यादा, ऊना के लोग बहुत ज़्यादा बाहर जाके नौकरी करते हैं यूएई वगैरह सऊदी अरब में, तो वो एनआरआई हैं। साल में अगर 182 दिन से ज़्यादा आप बाहर रहते हो ना, 182 दिन से ज़्यादा अगर आप भारत के बाहर रहते हो तो आप क्या हो, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, आपकी सिटीजनशिप नहीं गई है भारत में, सिटीजन हो आप भारत में, आप वोट भी दे सकते हो आके। ठीक है, ये ओसीआई कार्ड होल्डर भारत में वोट नहीं दे सकते, ये सिटीजन नहीं है भारत के, लेकिन एनआरआई भारत में आके वोट दे सकता है। एनआरआई सब कुछ कर सकता है भारत में आके। ठीक है, बस एनआरआई उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भारत में रह नहीं रहा, 182 दिन से ज़्यादा जो भारत से बाहर रहता है उसको एनआरआई कहते हैं। ठीक है जी, जय श्री राम। इसको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियोज़ में इससे रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड।